ग्रामीण समाजों की बात आती है तो उसके संदर्भ में सबसे पहली जो चीज आती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वे ऑफ लाइफ की, जीवन जीने के तरीके की या जीवन जीने की पद्धति की। लेकिन इसी के साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि भाई ग्रामीण समाज का अध्ययन कहाँ से प्रारंभ हुआ, ग्रामीण समाजों का इतिहास क्या है, कहाँ से ग्रामीण सोशियोलॉजी रूरल सोशियोलॉजी निकल करके आई, क्यों पढ़ेंगे रूरल सोशियोलॉजी, जब ये सारे पहलू हमारे सामने आते हैं तब हमें रूरल सोशियोलॉजी को या फिर, क्योंकि भाई ग्राम या ग्रामीण इन दोनों चीज़ों से हम सभी लोग परिचित हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम न जानते हों कि भाई अरे रूरल सोशियोलॉजी में क्या है, वही जजमानी सिस्टम, वही कास्ट सिस्टम। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी आपके इंडिया में मशहूर समाजशास्त्री हुए हैं उन सभी ने ग्रामीण समाजों पर अध्ययन किया है। बाहर से आकर के लोगों ने ग्रामीण समाजों पर अध्ययन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब हमने ग्रामीण समाज को एक समाजशास्त्री की दृष्टि से देखा, एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया, तो हमें ग्रामीण समाज में बहुत कुछ स्टडी करने लायक दिखने लगा। और हम सभी लोगों ने या हमारे समाजशास्त्रियों ने क्या करना प्रारंभ कर दिया, हम जो है एक रूरल सोशियोलॉजी की लहर चली कि भाई रूरल सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। तो सेकेंड नंबर पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है कि भारत एक ग्रामीणों का देश है, भारत एक ग्रामीण देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। निबंध में सभी ने लिखा है कि नहीं लिखा, सभी ने लिखा होगा, है ना, कि भारत की 70% जनसंख्या जो है वो गांवों में निवास करती है। तो जब 70% जनसंख्या गांवों में निवास कर रही, इसका मतलब भारत का एक बड़ा हिस्सा आज भी गांवों में निवास कर रहा है। 70 नहीं, कुछ कम हुआ होगा, लेकिन एटलीस्ट फिर भी एक बड़ा हिस्सा गांवों में आज भी रह रहा है। तो हमने ये देख लिया कि भाई ग्रामीण जो है वो उनका जीवन कैसा है, उनका परिवेश कैसा है और किस तरीके से हम उसे स्टडी करेंगे। ये दो चीजें हमने देख ली। तो सबसे पहले जब हमने ग्रामीण समुदाय के बारे में बात करी तो यही एक सबसे पहले हमारे सामने फैलाया गया, ये बात हमारे सामने सबसे पहले आती है कि भारत जो है एक ग्रामीण देश है, भारत एक गांवों का देश है। और गांवों के देश होने के साथ ही साथ उसका कुछ लाइफस्टाइल है, उसकी कुछ परंपराएं हैं। और जैसे मैंने बताया कि नगर और नागर वाला मामला, तो नगर में क्या हुआ, नगर में परंपराएं उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गई। ठीक है, हालांकि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, तो धीरे धीरे जो डेवलप्ड कंट्रीज थी या जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थी उसमें क्या हुआ, उसमें से धीरे धीरे जो रूरल एरियाज थे, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, रूरल एरियाज क्या है, वे ऑफ लाइफ है, क्योंकि जीवन जीने का एक तरीका है। तो जैसे जैसे ये हम जब उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो धीरे धीरे हमने देखा कि क्या हुआ, धीरे धीरे वहां से रूरल समाज या रूरल सोसाइटी जो थी हमारी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम अमेरिका में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई अब जैसे इसी तरह से एशिया के कुछ हिस्से, लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्से, तो जब उसमें एक बड़ा परिवर्तन आने लगा तो हमने देखा कि काफी परिवर्तन हो रहा है। फिर चाहे वो जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो, चाहे वो जो है संरचनात्मक परिवर्तन हो, जैसे कि हमने देखा कि भाई खेती में बढ़ोतरी हुई या कभी खेती में गिरावट आई। तो इस तरह से कई सौ सालों में भारत में क्या हुआ, जो शहरी क्षेत्र थे, जो भारत के हमारे अर्बन एरियाज थे, उन पर ज्यादा काम किया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों पर उतना काम नहीं किया गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो शहर थे वो तो थोड़ा आगे निकल गए, लेकिन ग्राम थोड़े से पीछे रह गए। जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे तब भी हम देखेंगे कि हालांकि उसमें भी कई सारे सोशल, कई सारे पॉलिटिकल, कई सारे इकोनॉमिकल बदलाव आए हैं, ऐसा नहीं कि उसमें बदलाव नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि और अगर थोड़ा सा आंकड़ों की बात करें, डेटा की बात करें, तो हम देखते हैं कि भारत की आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ की कुल जनसंख्या जो थी उसमें से कहीं ना कहीं 17% या 17% से 31% जनसंख्या जो थी वो शहरों में रहती थी। ठीक है, क्योंकि कुल कुल जनसंख्या जो है और शहरों में जितनी जनसंख्या रह रही है, बात समझ में आ रही है। तो हमने देखा कि अब जैसे जैसे शहरीकरण पे वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है। नगरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है हम लोग अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। जैसे जैसे नगरों का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे ही वैसे शहरी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जैसे
शुरू में हमने देखा भाई 2001 की जब 1951 की जब पहली जनगणना हुई, तो हमने देखा कि जो शहर में लोग निवास करते थे वो केवल 62 मिलियन थे, 62 मिलियंस थे। लेकिन 2011 में जब हमने जनगणना देखी, 2011 की जनगणना जो लास्ट हुई है, उसमें हमने देखा कि ये 52 मिलियन से बढ़ करके 377 मिलियन हो गई, 377 मिलियन। एंड यू सी कि भाई हाउ द बिग चेंजेस, है ना, कि ये परिवर्तन जो आया, ये ड्रास्टिक चेंज जो आया है कितना बड़ा है, कितना विशाल परिवर्तन आया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। अच्छा, अब जब ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि होने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, आंकड़े आने लगे, काम होने लगा, तो धीरे धीरे फिर ग्रामीण और शहर, साथ ही साथ ग्रामीण से भी कुछ हिस्से निकले जो थोड़े से डेवलप्ड थे, शहर से भी कुछ हिस्से निकले जो कम डेवलप्ड थे। कहने का मतलब धीरे धीरे इन सारी चीजों पर काम होना प्रारंभ हो गया। तो जब भी हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है, हाँ वो एक पतली पतली रास्ता होगी, एक पगडंडी होगी, मतलब हमारे दिमाग में तुरंत एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हमने अपने मन में बना लिया है। और ठीक इसी प्रकार से शहर क्या है, शहर जो है बस एक अर्बनिज्म है, एक अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ है, केवल जीवन जीने का एक तरीका है। और ज्यादातर ये क्या माना गया कि भाई अरे गांव से आया है, पिछड़ा होगा। तो शहर जो थे वो आधुनिकता का प्रतीक बन गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हेलो, ये आवाज आ भी रही है आप लोगों की? नहीं, पता नहीं। जी सर। अच्छा, समझ आ में रहा आ रहा है है। ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर सर। तो पूछ लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, जब हमने देखा कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों को हमने किस चीज का प्रतीक माना, कि पिछड़ेपन का। अगर ग्रामीण है तो पिछड़े होंगे, शहर हैं तो आधुनिक होंगे, डेवलप्ड होंगे। हालांकि ये पैरामीटर ठीक नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये ऐसा सच ही था, लेकिन फिर भी जनरली जो अजम्पशन बन जाते हैं, जनरली जो धारणाएं बन जाती हैं, वो इस बारे में बनी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे वो तो भाई पिछड़े होंगे, उनमें तो अरे यार उन्हें तो कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं होगी, उन्हें तो खाने का भी सलीका नहीं होगा। लेकिन जो हमारे जो शहरी क्षेत्र होंगे वो बड़े डेवलप्ड होंगे भैया, उनमें एकदम खतरनाक तरीके से काम चल रहा होगा। तो फिर हमने देखा कि भाई कई सारी जब पुस्तकें लिखी जाने लगी, कई सारी जब काम होने लगा, रूरल सोसाइटी पर ध्यान गया अंग्रेजों का, क्योंकि भाई शुरू में अंग्रेज रहते थे, तो जैसे जैसे अंग्रेजों का ध्यान रूरल एरियाज पर गया तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई इनमें ऐसा नहीं है कि इनमें संभावनाएं नहीं है। दिक्कत कहाँ पर है कि ये लोग तो चूंकि भाई इंडियंस इतना ज्यादा काबिल नहीं है, तो चलो क्या करते हैं, इनके रूरल एरियाज को, हम लोग इनके रूरल एरियाज पे काम करते हैं। रूरल एरियाज पर शोषण करना शहरों की अपेक्षाकृत ज्यादा आसान था। भाई ज्यादा आसान इसलिए भी था कि भाई वो लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे, और उनकी जो जीवन जीने का जो तरीका था वो काफी सरल था। सरल, सरल का मतलब यहाँ पर पिछड़ा नहीं है, सरल का मतलब काफी एक सिंपल जीवन जी रहे थे, सादा जीवन, कि भाई सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, अपना खेत पे जाएंगे, काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे। है ना, शहरों की तरह उन्हें इतना इतना उसमें विभेदीकरण नहीं था, ना ही उसमें इतना स्पेशलाइजेशन था, जैसे दरखाइम विशेषीकरण कहते हैं, सावयवी एकता जिसको कहते हैं। तो वहां पर इतनी ज्यादा वो नहीं, वो चीजें नहीं चल रही थी, वहां पर कोई भी काम करे ले रहा था, स्पेशलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं था। और चूंकि आकार में छोटे थे तो इसलिए उनका स्टडी, उन पर शासन करना भी आसान था। तो ये हुआ कि जब हमने देखा शहर को और गांव को, तो हमने देखा कि यार शहर आकार में तो छोटा है लेकिन जनसंख्या में बहुत बड़ा है, क्योंकि शहर में काफी कंजेस्टेड तरीके से रह रहे हैं, वहां का जो जनसंख्या घनत्व है वो काफी ज्यादा है। लेकिन हमने देखा है गांवों में ऐसी कोई समस्या नहीं है, जो भारतीय ग्राम है उनमें इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो हमने देखा कि आधुनिक शहर शहर जो है, मॉडर्न मॉडर्न अर्बन एरियाज, वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं, और जो रूरल एरियाज हैं वो काफी सिंपल है। तो हमने ये देखा कि ज्यादातर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, देन हमने देखा कि भाई वहां का जो मुख्य व्यवसाय होगा वो कृषि होगा। ऐसा नहीं कि कुछ और नहीं करेंगे, लेकिन मुख्य व्यवसाय जो वहां का होगा वो हमारा कृषि हो जाएगा। अच्छा, अब जब हमने देखा कि कृषि यहाँ की आजीविका का मुख्य स्रोत है, तो हमने ये साथ ही साथ ये बात भी जोड़ दी कि इनकी कल्चर भी है जो है ना, जो वो इसी कृषि के इर्द गिर्द घूमेगी, जो इनकी संस्कृति है वो भी इसी कृषि के इर्द गिर्द घूमेगी। और जब इनकी जीवन शैली कृषि के इर्द गिर्द घूमेगी, जिस जमीन के टुकड़े पर ये खेती करेंगे, इनका आकार छोटा होगा, ये इतने ज्यादा मॉडर्न नहीं होंगे, इनको इनके आपस में
बहुत ज्यादा हम की भावना होगी, इनके बीच में कोई बहुत दूर के संबंध नहीं पाए जाएंगे जैसे सेकेंडरी रिलेशन और प्राइमरी रिलेशन। तो इनके इस पूरे गांव के बीच में प्राइमरी रिलेशन पाया जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं, अगर आप लोगों में से भी कोई गांव का होगा तो इस बात को भली भांति जानता होगा कि भाई हमने देखा कि गांव में किसी एक के घर में कुछ हुआ ना, तो पूरे गांव वाले उसके साथ खड़े हुए हैं चाय पानी लेकर के, अरे चलो कोई दिक्कत नहीं है। किसी की शादी है तो सब मिल करके काम कर रहे हैं कि चलो फला क्या काम है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं था। शहरों में क्या था कि केवल भाई हम पार्टी के टाइम जाएंगे, दावत खा के चले आएंगे। तो ग्रामीण जो क्षेत्र थे वो काफी सरल थे, काफी सिंपल थे। और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरीके से जागरूकता थी, प्रत्येक घर को एक दूसरे से पास से जानते थे, है ना। रे वो उनके फला के पापा, उनकी बहन, उनकी बुआ, वो पूरे दुनिया भर के, वो उसके पूरे लोगों को जानते थे, ठीक है ना। तो इस मामले में अब शहर के लोगों को तो यही नहीं पता है कि उनका पड़ोसी कौन है। लेकिन गांव के लोग ऐसा नहीं था। गांव के लोग अपने पूरे अतीत को, अपने पूरे लोगों को, सबको एक दूसरे को जानते थे। अच्छा, अब जब हमने देखा कि ये सारी चीजें गांव में ज्यादा हैं, गांव में लोग ज्यादा भावुक होते हैं, गांव में लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो ये हुआ कि भाई गांव पर शासन करना या फिर गांव को कंट्रोल करना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर भी काम होने लगा। और पश्चिम समाजों की अगर हम जैसे शुरू में बात कर रहे थे कि भाई किसी के, सभी के दिमाग में ये प्रश्न आया होगा, किसी ने पूछा नहीं, बस पता नहीं क्यों, कि अमेरिका में ही सबसे पहले ग्रामीण समाज शास्त्र का अध्ययन क्यों प्रारंभ हुआ। क्योंकि जब हम अमेरिका जैसा टर्म सुनते हैं, अमेरिका जैसा नाम सुनते हैं, तो हमारे सामने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ जाती हैं, हमारे सामने तो एक वेल डेवलप्ड कंट्री आती है, हमारे तो उसमें रूरल एरियाज कहाँ है ना। तो हमने देखा कि नहीं, पश्चिमी यूरोप की जब हम बात करें तो जैसे उसमें दो रेवोल्यूशंस आए। कौन कौन से दो रेवोल्यूशंस आए? वेस्टर्न यूरोप में जब हम लोग दो रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं जो कि सोशियोलॉजी के इमरजेंस के लिए जिम्मेदार थे, वो कौन कौन से थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन भाई जैसे जी सर, 1789 फ्रेंच में आया, रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। है ना। तो 1789 में जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि भाई हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। तो जो वहाँ की किताबें थी, बुक्स थी, वो ज़्यादा छपने लगी, हर हाथ में जाने लगी। जैसे ही हर हाथ में किताबें जाने लगी तो लोग उसको पढ़ने लगे। भाई इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि पहले क्या होता था, पहले वहां पर मान लीजिए कैथोलिक रिलीजन चल रहा था, क्रिश्चियन रिलीजन, क्रिश्चियनिटी चल रही थी। तो क्रिश्चियनिटी में क्या हो रहा था, वहां के जो पोप थे वो बहुत ज्यादा शोषण करते थे लोगों का, बहुत ही ज्यादा शोषण करते थे। और शोषण किस आधार पर करते थे? शोषण करने का बेस क्या था? शोषण करने का बेस ये था कि भाई उसमें बाइबल में तो यही लिखा है। अब बाइबल थी दूसरी भाषा में, और इंग्लिश वहां पर पिछड़ी मानी जाती थी। आज हम लोगों ने इंग्लिश को इतना ज्यादा फैंटासाइज कर दिया है, लेकिन उस टाइम की अगर हम बात करें तो इंग्लिश किसकी भाषा मानी जाती थी? ट्राइब्स की। जो जनजाति होते थे, जो बहुत पिछड़े लोग होते थे, वो अंग्रेजी बोलते थे, बाकी लोग तो ग्रीक और लैटिन बोलते थे। इसीलिए आज भी जब आप कोई थियरी पढ़ते हैं, जब आप कोई नया टर्म पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि ये शब्द उस फला भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। फैमिली शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से लिया गया है। सोशियोलॉजी कहाँ से लिया गया है? लैटिन और ग्रीक दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगस, है ना। तो कहने का मतलब हम ये देख रहे हैं कि ग्रीक और लैटिन जो थी वो ज्यादा वहां पर चल रही थी। तो इसी मायने में हमने देखा कि भैया वहां पर जो ईसाई थे, वहां पर वहां के जो क्रिश्चियंस थे, वो बहुत ज्यादा शोषण कर रहे थे जनता का। शोषण किस आधार पर कर रहे थे? धर्म के आधार पर। तो जब धर्म के आधार पर शोषण हो रहा था तो इंसान के पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि भाई वही बात है, मार्क्स, कार्ल मार्क्स कहते ही हैं, रिलीजन इज द ओपियम फॉर मासेस एंड हार्ट फॉर द हार्टलेस पीपल। कि मतलब भाई ऐसे लोगों का जो कि बिल्कुल पूंजीपति हैं पूरी तरीके से, वो लोगों पर शोषण करने के लिए धर्म नाम की अफीम का प्रयोग करते हैं। और धर्म नाम की अफीम कैसे काम करती भाई? धर्म नाम की अफीम ऐसे काम करती है कि जैसे वहां पर उस टाइम एक पोयम पढ़ाई जाती थी, जो वहां की चीजें चल रही थी उस समाज में, एक पोयम चलती थी। पोयम क्या थी सुनेंगे जरा, 4 लाइन की पोयम है। द रिच मैन इन हिज कैसल, और साथ ही साथ समझेंगे भी, द रिच मैन इन हिज कैसल एंड द पुअर मैन एट हिज गेट एंड गॉड मेड देम अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट। यानी कि द रिच मैन इन हिज कैसल, जो अमीर आदमी है भाई वो तो अपनी हवेली में बैठा हुआ है एकदम आराम से, एंड पुअर मैन एट हिज गेट, और पुअर और गरीब आदमी कहां पर खड़ा हुआ है?
उसके दरवाजे पर, दरवाजे पे सर, है ना? दरवाजे पे। ठीक है। दरवाजे। एंड गॉड मेड देम, और ईश्वर जी ने उसे बनाया है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट, उसके भाग्य के अनुसार, जी। उसकी भाग्यवादिता के अनुसार। तो अब जब ये पोयम पढ़ाई जा रही थी वहां पर, तो भाई लोग वहां के क्या बहुत मेहनती हो जाएंगे? मेहनती तो नहीं हो जाएंगे, वहां के लोग भी ऐसे ही पागल होंगे। तो वहां के लोग क्या करते थे, बस ऐसे डिमोटिवेट। हाँ डिमोटिवेट हो जाते थे, भाग्यवादी थे, भाग्य को मान लिया, अरे भाई भाग्य में यही लिखा है, किस्मत में यही लिखा है, और इसी सहारे वो चलते रहते थे। तो हमने ये देखा कि भाई जब हमने इस तरह की पोयम देखी, लेकिन और अभी तक क्या हो रहा था कि पोप ने, अच्छा आपके हाथों किसी का कत्ल हो गया है, ठीक है इतने पैसे जमा करवा दीजिए, अच्छा आपको स्वर्ग में प्लॉट चाहिए, इतने पैसे जमा करवा दीजिए। तो जो चर्च था ना, वो केवल एक केंद्र बन चुका था शोषण का। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, तो क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस के आने से वो चीजें जो सिर्फ ग्रीक और लैटिन में थी, अब वो सारी चीजें इंग्लिश में भी ट्रांसलेट होने लगी। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट होने लगी तो हर आदमी पढ़ने लगा। अब आप खुद सोचिए कि रामायण अगर सिर्फ संस्कृत में होती तो कितने लोग पढ़ते? कोई भी ना पढ़ता। और इवन अवधि में भी है तभी भी कोई नहीं पढ़ता उसको, बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने पढ़ी होगी कभी। तो अब जबकि वो तो अवधि में है, आपकी गांव की भाषा में, लेकिन फिर भी उसको नहीं पढ़ा जाता है। तो सोचो अगर संस्कृत में होती तो छूते भी ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब वहां पर वो चीजें सुलभ होने लगी, जब वहां पर चीजें हर हाथ में जाने लगी, तो हमने देखा कि भाई अब क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे जैसे ही उसने कहा कि यार तुम्हें जो है ईसा मसीह ने यह आदेश किया है कि $500 जो है ईसाई को दो आके, इसमें लिखा हुआ है कुरान में, क्योंकि वो तो सोच रहा था इसे क्या ही पता होगा। तो तुरंत अगले आदमी ने कहा देखो इसमें कहाँ लिखा हुआ है, हमें भी तो पढ़ना आता है। तो धीरे धीरे लोग क्या हुए, एकजुट होने लगे, धीरे धीरे लोग एकत्रित होने लगे। तो खैर कुल मिला के बात ये हुई कि फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति ने वहां के समाज को आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास किया, और जैसे जैसे आमूलचूल परिवर्तन आते गए तो काफी सारे और परिवर्तन आते गए, फिर चाहे वो सामाजिक हो, फिर चाहे वो सांस्कृतिक हो, फिर चाहे वो राजनीतिक हो, सब तमाम तरीके के परिवर्तन आते गए। तो हमने देखा कि भाई धीरे धीरे एक ऐसे विषय की जरूरत पड़ने लगी, एक ऐसे डिसिप्लिन की जरूरत पड़ने लगी कि जिसे हमने सोशियोलॉजी कहा। अब एक और समस्या खड़ी थी उस टाइम, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। समस्या क्या थी भैया? ये समस्या ये थी कि अभी सोशियोलॉजी को कोई तवज्जो मिल नहीं पा रही थी जितनी मिलनी चाहिए थी। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि उस टाइम किसका बोलबाला था? नेचुरल साइंसेस का, प्राकृतिक विज्ञानों का। प्राकृतिक विज्ञान कौन होती है? जिनमें प्रकृति के नियम लगते हैं। और समाज विज्ञान कौन होते हैं? जिसमें समाज के नियम लगते हैं। अच्छा भाई, और जो समाज विज्ञान एक दो चल भी रहे थे, वो कौन से थे? वो या तो हमारे साइकोलॉजी था, या तो हमारा हिस्ट्री था, और सबसे टॉप पर तो फिलोसफी चल रहा था। हालांकि फिलोसफी तो आज भी टॉप पर ही चल रहा है। तो हमने देखा कि ये दो बड़े चीजें हमारे सामने चल रही थी। तो एक ऐसे विषय की आवश्यकता पड़ने लगी, एक ऐसे विषय की जरूरत पड़ने लगी जो कि मनुष्य के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करे। जिसके बाद आप देखते हैं कि हमारे सबके सामने समाजशास्त्र जैसी एक बड़ी डिसिप्लिन, जिसे कि आज हर विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, एक ऐसा बड़ा विषय निकल करके हमारे सामने आता है। तो इसीलिए तो जैसे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में सोशियोलॉजी इमर्ज हुई, जैसे जैसे पश्चिम के देशों में जैसे जैसे पश्चिम के देशों में सोशियोलॉजी निकल करके सामने आती है, तो पश्चिम के देश क्या कर रहे थे? पश्चिम के देशों ने स्वयं को ऐसे बताया कि नहीं नहीं नहीं, हम तो रूरल है ही नहीं भैया, हम तो अर्बन है। उन्होंने खुद को रूरल मानने से इनकार करना शुरू कर दिया, और खुद को अर्बन बनाने की होड़ लग गई, खुद को आधुनिक बनाने की होड़ लग गई, और खुद को ऐसे दिखाया कि जैसे वो किसान रहित दुनिया में रहते हैं, है ना, पीजेंट फ्री सोसाइटी, है ना, कृषक मुक्त समाज, है ना, खुद को कृषक मुक्त समाज बताने लगे। अब जब कृषक मुक्त समाज बताने लगे, तो धीरे धीरे अब भाई विकास की प्रक्रिया तो चल ही रही थी। तो कई सारे विचारक आए, फिर चाहे उसमें रॉबर्ट रेडफील्ड हो, थॉमस चेनिन हो, इन सभी ने इस चीज की स्टडी करना प्रारंभ कर दिया। और क्योंकि जब कोई क्रांति आती है, जब कोई एक परिवर्तन आता है, तो केवल परिवर्तन किसी एक हिस्से पर प्रभाव थोड़े डालता है, पूरे हिस्से को बदल कर रख देता है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे शेनिन कहते हैं कि जब ये सारे चेंजेस आते गए, तो ये जो भी देश थे, ये एक सभी मिलजुल करके थोड़ा गया, थोड़ा नहीं गया, थोड़े कृषक समाज हटे, थोड़े नहीं हटे, थोड़ा आधुनिकीकरण आया, थोड़ा नहीं आया, और एक मिश्रित समाज जो है बन गया। अच्छा,
अब जब मिश्रित समाज बन गया तो हमने देखा कि ग्रामीण समाज अभी भी पाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ग्रामीण समाज खत्म नहीं हुआ था, ग्रामीण समाज अभी भी पाया जा रहा था। हालांकि ग्रामीण के बीच में और शहरी के बीच में एक लंबी असमानता या फिर एक लंबी खाई उत्पन्न हो चुकी थी। हालांकि और भी कई सारी प्रक्रियाएं चलती रहीं कई सालों तक। अब धीरे धीरे देखना, ये जो इतनी देर से आधे घंटे से हम बैकग्राउंड बना रहे हैं, ये किस चीज का बैकग्राउंड है। जब ये सारी चीजें चलती रहीं तो धीरे धीरे क्या चीज निकल करके आई, धीरे धीरे अमेरिका में गृह युद्ध होने प्रारंभ हो गए। बात धीरे धीरे वहीं पर आ रही है। धीरे धीरे अमेरिका में गृह युद्ध होना शुरू हो गए और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ भाई, प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध तो सभी ने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में, अगर कभी भी नाम एटलीस्ट सुना तो है ना। तो धीरे धीरे अमेरिका में क्या हुआ, गृह युद्ध होने लगे, जिसके कारण अब गृह युद्ध ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, रात भर हुआ और सुबह खत्म हो गया, काफी लंबे समय तक चला। और जब काफी लंबे समय तक चला तो वहां पर क्या हुआ, कृषि संकट आ गया। अब देखना कैसे सोशियोलॉजी निकल करके हमारे सामने आता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर कृषि संकट आ गया। और जब धीरे धीरे कृषि संकट का शिकार हो गए तो ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में मंदी आ गई, गिरावट आ गई, भारी गिरावट आ गई। तो जैसे जैसे गिरावट आती गई तो एक ऐसे विषय की जरूरत पड़ने लगी जो समाज के संबंधों का ग्रामीण तरीके से अध्ययन करे। फिर से रिपीट करते हैं, एक ऐसे विषय की जरूरत पड़ने लगी जो कि ग्रामीण समाजों का समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करे। बात समझ में आ रही है? हेलो? सर आगे। जी सर, सुन रहे सर। अच्छा अच्छा, नहीं असल में कोई एक भी बोल देगा ना तो ठीक रहेगा। तो कोई बात नहीं। जी जी जी। तो हुआ ये भाई, फिर धीरे धीरे बोल। हम्म। तो क्या हुआ, सोशियोलॉजी एक ऐसे विषय की जरूरत पड़ने लगी जो कि ग्रामीण संबंधों को समाजशास्त्री तरीके से अध्ययन करे, या इस ग्रामीण मंदी को समाजशास्त्री वाले जो गॉगल्स रखे हुए हैं वो लगा करके देखे। क्योंकि हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि सोशियोलॉजी का काम क्या है, सोशियोलॉजी का काम है आपको क्या प्रोवाइड करना, अलग अलग तरीके के चश्मे प्रोवाइड करना। जैसे आपने कहा कि हमें सबल्टन पर्सपेक्टिव से देखना है तो आपने तुरंत सबल्टन वाला लगा लिया चश्मा। अब आपको हर चीज में क्या दिखने लगा कि सबल्टन तरीके से कैसे इसको देखें। हमने कहा कि नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखो, तो तुरंत आपने फेमिनिज्म का चश्मा लगा लिया। अब आप इसे फेमिनिज्म के तरीके से देखने लगे तो कहने, या हमने आपसे कहा कि चलो इसको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखो, तो आपने मार्क्स का चश्मा लगा लिया। तो कहने का मतलब सोशियोलॉजी का काम क्या था, केवल आपको चश्मे प्रोवाइड करना अलग अलग तरीके के, जिन्हें कि हम समाजशास्त्र की भाषा में पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव्स थे, ये जो परिप्रेक्ष्य थे, इसी में से एक परिप्रेक्ष्य निकला ग्रामीण परिप्रेक्ष्य, जो कि संबंधों को या फिर समाजों को ग्रामीण पर्सपेक्टिव से अध्ययन करना चाह रहा था, जिसके कारण एक नया विषय हमारे सामने निकल करके आता है जिसे कि हमने ग्रामीण समाजशास्त्र कहा। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो जो ये विषय निकल करके आया इसे हमने कहा ग्रामीण समाजशास्त्र। अच्छा, तो ग्रामीण समाजशास्त्र आया, इसके बाद हमने देखा भाई लगभग ये 1906 1907 की बात है। तो 1908 में हमने देखा कि भाई एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थियोडोर रूजवेल्ट, है ना। क्या नाम? तो थियोडोर रूजवेल्ट ने क्या बताया, थियोडोर रूजवेल्ट कहते हैं कि भैया कंट्री लाइफ कमीशन, एक कंट्री लाइफ कमीशन बनाया उन्होंने, जिसका मतलब था ग्रामीण जीवन आयोग, 1908 में, है ना। और जिसका मतलब क्या था, जिसका मतलब था कि ग्रामीण समाजशास्त्र का उत्थान कैसे किया जाए, क्योंकि या फिर अमेरिकी किसान जो थे वो किस तरीके से अपना काम करेंगे, किस तरीके से वो बदलेंगे खुद को, किस तरीके से उनकी रूरल जनसंख्या, रूरल सोशल स्ट्रक्चर, और किस तरीके से उनका इंटरनल सोशल स्ट्रक्चर बदलेगा। क्योंकि भाई ये जो बदल रहा है इसमें किस तरीके से हम परिवर्तन को देखेंगे। साथ ही साथ ग्रामीण समाजशास्त्र इसी तरह से यूरोप में भी हुआ भाई, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो धीरे धीरे इसी तरीके से यूरोप में भी ग्रामीण समाजशास्त्र का आगमन होने लगा। इसी तरह से ग्रामीण समाजशास्त्र यूरोप में भी देखा जाने लगा। तो ये पता चल गया कि ग्रामीण समाजशास्त्र आया कहाँ से। ग्रामीण समाजशास्त्र आया अमेरिकी किसानों को प्रभावित करने वाले राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों से। ठीक है ना। अच्छा जी,
जैसे जैसे अमेरिका में, जैसे जैसे यूरोप में किसानों की हालत बद से बदतर होती गई, उनके सामाजिक आर्थिक हालात गिरते गए या राजनीतिक संकट उत्पन्न होता गया, तो धीरे धीरे ग्रामीण समाजशास्त्र का उदय होने लगा। लेकिन हुआ क्या भैया? हुआ क्या, तो ये विषय खुद को सब बाकी विषयों से अलग मानता था। अलग क्यों मान रहा था? क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र देश को राजनैतिक और आर्थिक, इन दोनों को मिला करके नहीं देख रहा था। बहुत ध्यान से सुनेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र क्या कर रहा था? देश के आर्थिक पक्ष को और देश के राजनीतिक पक्ष को मिला करके नहीं देख रहा था। ये बस इसे एक व्यापक पूरे बड़े लेवल पर देख रहा था कि बस एक चीज, एक यूनिट की तरीके से हम इसकी स्टडी करेंगे, जो कि है ग्रामीण। हम बस ग्रामीण समाज का अध्ययन करेंगे, हमें इसके राजनीतिक पक्ष से, हमें इसके आर्थिक पक्ष से कोई मतलब नहीं है ना? क्योंकि फिर आप देखते हैं, इसीलिए जब वोट बैंक का कॉन्सेप्ट आता है, वोट बैंक का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कोई बताएगा? जी। हम्म वोट बैंक का कॉन्सेप्ट बस। एम एन श्रीनिवास। गुड, है ना? एम एन श्रीनिवास। तो भाई वोट बैंक का कॉन्सेप्ट एम एन श्रीनिवास देते हैं और कहते हैं कि ये जो भारत, या जैसे एक पुस्तक आपको देखने को मिलती है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी की, है ना? तो रजनी कोठारी क्या उनका मतलब यही तो है कि भाई किस तरीके से भारतीय जातियों को हमने अपनी सुविधा अनुसार राजनीति के संदर्भ में प्रयोग किया है। तो या हमने देखा कि भाई जो जो नए नए समीकरण बन रहे हैं, फिर चाहे वो तो खैर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का मुद्दा हो जाएगा, कभी फिर अगर पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि भाई किस तरीके से ग्रामीण समाजशास्त्र क्या करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र पूरी तरीके से एक व्यापक बारे में अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो हालांकि ए आर देसाई हुए अपने यहाँ, जो कि एक बड़े, जिनकी ग्रामीण समाजशास्त्र पर एक अच्छी किताब भी है, ऐसी दुबे हुए। तो वो कहते हैं कि भैया समुदाय जो है, या जो हम पूरे समाज की बात करें, पूरी सोसाइटी की बात करें, तो सोसाइटी का जो सोशल लाइफ है, या समुदाय का जो सामाजिक जीवन है, वो दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से दो भागों में बटा हुआ है? ग्रामीण और शहरी। फिर वही बात आ जाती है, शहरी कौन है? जो शहरी तरीके से जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण कौन है? जो ग्रामीण तरीके से जीवन यापन करते हैं। अच्छा, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये दोनों भाग बिल्कुल अलग अलग हैं, एक नॉर्थ पोल पे है तो दूसरा साउथ पोल पे, ऐसा नहीं है। ये दोनों भाग भी आपस में अंतरक्रिया कर रहे हैं। ग्रामीण बराबर नगर तरफ आ रहे हैं, और नगर बराबर ग्राम की तरफ आ रहे हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रूरल अर्बन कॉन्टिनम, या फिर ग्रामीण नगरीय अंतरक्रिया। नोट कर लेंगे इस चीज को। नगरों का शहर की तरफ और शहर का नगरों की तरफ पलायन करना ही ग्रामीण नगरी सातत्य या फिर ग्रामीण नगरी अंतरक्रिया कहलाता है। अच्छा, तो ग्रामीण नगरी अंतरक्रिया, तो हमने देखा कि भाई शहर और ग्राम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन, आपस में अंतरक्रिया चलती रहती है। आपस में ये दोनों लोग एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं और चलता रहता है इसी तरीके से। तो हाँ, लेकिन ये बात जरूर हुई कि शहरी क्षेत्र की जो क्वालिटीज होंगी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूरल सोशियोलॉजी होंगी, इज मच डिफर फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्बन सोशियोलॉजी। पूरी तरीके से भिन्न होंगी उसकी विशेषताएं नगरीय जी समाज सर। से बजाय ग्रामीण समाजों के। ठीक है? तो ये हुआ कि धीरे धीरे ग्रामीण समाज में क्या करना चाहिए? ग्रामीण समाज में ग्रामीण सामाजिक संगठन, ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्रामीण समाज, ग्रामीण परंपराएं, मतलब जितनी भी चीजें, अब देखो, ग्रामीण राजनीति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण न्याय व्यवस्था। तो अब इसमें क्या हुआ, जैसे हमने बताया ना कि इसका राजनीतिक आर्थिक इससे मतलब नहीं है। हमको क्या करना है? हमको पूरे ग्राम को एक यूनिट मान करके स्टडी करनी है। हमको पूरे ग्रामीण समाज का अध्ययन करना है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे अरे नहीं नहीं, ये तो राजनीतिक पक्ष है, इसको तो पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़ेंगे, अरे रे तो इकोनॉमी है, इसको तो इकोनॉमिक्स। ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे फिर, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, चाहे वो सांस्कृतिक पक्ष हो, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो कानून हो, या कोई भी लोक प्रशासन हो, जितनी भी सारी, क्योंकि भाई जब हम लोग पंचायती राज पढ़ते हैं, सीडीपी पढ़ते हैं, आईआरडीपी पढ़ते हैं, तो इसमें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो दूसरे विषयों की भी आ गई। भाई सीडीपी आईआरडीपी रूरल सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं ना हम लोग, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी जी जी। है ना?
या मनरेगा सर उसी है। मनरेगा पढ़ते हैं, वेरी गुड, पंचायती राज पढ़ते हैं, 73वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं। तो जी। हमने देखा कि नहीं यार ये सब पढ़ने की क्या जरूरत थी, इंदिरा लेकिन गांधी आवास योजना। है ना, तो हमने देखा कि भैया क्या होगा, अब ये पूरे तरीके से एक यूनिट के रूप में स्टडी करेंगे इसको। अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि अलग अलग पक्ष, लेकिन अगर हमें ग्रामीण समाज को समझना है तो हमें पूरी एक यूनिट के तौर पर स्टडी करनी पड़ेगी। हालांकि ग्रामीण जीवन जो है, अगर हम सीधा सीधा उसको अलग करना चाहें तो सिर्फ विशेषताओं के आधार पर ही ग्रामीण को शहर से अलग करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि भाई हमने पहले ही बताया कि जो शहर की संरचना है वो थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, थोड़ी सी उसमें दे रिलेशंस पाए जाएंगे, थोड़ी सी उसमें औपचारिकता पाई जाएगी, फॉर्मेलिटी पाई जाएगी। वहीं जब हम गांव की बात करेंगे तो गांव का आकार छोटा होगा, है ना, वहाँ की जी। अर्थव्यवस्था थोड़ी सी सरल बी होगी। फीलिंग होगी, एंडोगेमी होगी। बिल्कुल वी फीलिंग होगी, अभी का एंडोगेमी जमीन होगी। ऑक्यूपेशन। हाँ गुड, यही सारी चीजें होंगी, है ना। तो कहने का मतलब एक सातत्य जिसकी हम बात कर रहे थे, इसके बावजूद भी ग्रामीण के कुछ लक्षणों का प्रसार शहर में होता रहता है और शहर के कुछ लक्षणों का प्रसार ग्राम में होता रहता है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और इसी प्रक्रिया को रॉबर्ट रेडफील्ड रूरल अर्बन कॉन्टिनम कहते हैं। नोट कर लेंगे इस चीज को, ये रॉबर्ट रेडफील्ड का कॉन्सेप्ट है, ग्रामीण नगरीय सातत्य या फिर ग्रामीण नगरीय अंतरक्रिया। ठीक है ना। अच्छा, तो विद्वानों ने या और भी जो लोग थे उन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ग्रामीण जो है, ऐसा नहीं है कि अब देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से मामला कॉम्प्लेक्स हो रहा है, किस तरीके से मामला जटिल होता जा रहा है। यहाँ पर केवल ग्रामीण नहीं रह गए, अब यहाँ पर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र नहीं रह गए। अब जब ग्रामीण नगरीय अंतरक्रिया होगी, है ना, मान लीजिए कोई गोरखपुर में रहता है, या फिर इधर इधर का कोई गांव ले लेते हैं, कोई कोई हरदोई में रहता है मान लीजिए, है ना। तो हमने देखा कि पहले तो क्या था भैया, आप कभी चारबाग से आए तो चारबाग पर लिखा रहता है लखनऊ 10 किलोमीटर, या आप कभी इधर सीतापुर रोड से आए तो यहाँ पर जानकीपुरम से पहले आगे ही लिखा रहता है सीता लखनऊ 10 किलोमीटर, या फिर मोहनलालगंज की तरफ, है ना। मतलब चारों तरफ अगर आप लखनऊ के चारों कोनों में देखेंगे तो क्या था कि लखनऊ बहुत लिमिटेड एरिया में था, लेकिन अब आप देखिए, अब चारों तरफ लखनऊ का क्या हुआ है, प्रसार तेजी से बढ़ता चला गया। चाहे वो रायबरेली रोड पर हो, चाहे वो इधर कानपुर रोड पर हो, चाहे सीतापुर रोड पर हो, चाहे हरदोई रोड पर हो, चारों तरफ जो है उसका विस्तार पूरी तरह से बढ़ने लगा। तो जैसे इसी तरह से जब ग्रामीण नगरी अंतरक्रिया बढ़ने लगी, ग्रामीण नगरी सातत्य बढ़ने लगा, गांव से शहर में पलायन होने लगा, शहर से गांव की तरफ ट्रांसफर होने लगे, तो क्या हुआ, तो कुछ गांव जो थे, अब भाई जाहिर सी बात है जब ट्रांसफर होगा तो कोई अब बहुत ज्यादा पिछड़ा थोड़ा ना रह जाएगा, ऐसा थोड़ी कि वो हमेशा पिछड़े ही रहेंगे। अब जो गांव के किनारे वाले हिस्से थे, बहुत ध्यान से समझेंगे, जो गांव के स्टार्टिंग वाले हिस्से थे वो क्या हुए, वो थोड़े से ठीक हो गए कि हाँ भाई अब ठीक है, वो थोड़े से डेवलप्ड होने लगे। जैसे हमने बताया भाई, आप बहुत पहले की बात नहीं बता रहे हैं, आप मोहनलालगंज के आगे जाइए, आपको जैसे लगेगा कि गांव साइड थोड़ा सा गांव वाला टच आ रहा है, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे नगरीकरण की प्रक्रिया वहां तक पहुंच चुकी है। अब धीरे धीरे जो अर्बनिज्म है वहां तक पहुंच चुका है, और धीरे धीरे उनको भी अपने में मिला रहा है। आप बीकेटी के आगे जाइए, आपको लगेगा कि अरे यार खेत थे यहाँ तो 10 साल पहले, सब खत्म हो गया, प्लॉटिंग हो रही है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो किनारे वाले गांव थे, बहुत ध्यान से समझेंगे, जो किनारे वाले गांव थे वो कस्बे में परिवर्तित हो गए, जो एकदम किनारे पर गांव थे वो रूरल अर्बन कॉन्टिनम के कारण कस्बे में बदल गए, और जो अंदर के गांव रहे होंगे भीतर के वो पिछड़े रह गए। तो अब गांवों में भी तीन कैटेगरीज बन गई। ये एक गांव तो हो गया जो एकदम डेवलप्ड हो गए, जो एकदम शहर के किनारे में बसे हुए थे, जो एकदम शहर की कोर पर बसे हुए थे। दूसरे वो हुए जो थोड़े से डेवलप हुए, ना तो गांव थे ना तो शहर थे, वो कस्बा बन गए, जिन्हें हमने कस्बा कह दिया, जिन्हें जहां पर सामान वामान मिलने लगा, और जहां पर गांव से अगर कोई जरूरत पड़ी तो यार वहां फलानी जगह से ले आते हैं। और कुछ गांव ऐसे रह गए जो बिल्कुल पिछड़े थे, जो बिल्कुल बीहड़ थे, अंदर थे थोड़ा सा, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की इतनी सुविधा नहीं थी, जहां पर एजुकेशन की इतनी सुविधा नहीं थी, जहां पर टेलीकम्युनिकेशन की इतनी सुविधा नहीं थी, वो गांव थोड़ा सा इस रेस में पीछे रह गए। हालांकि हमने ये देखा कि मास मीडिया के आने के बाद या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़िया होने के बाद, रेलवेज ने अपना बढ़िया काम किया, है ना,
रोडवेज आजकल तो हर गांव गांव तक रोडवेज जा रही है। तो क्या हुआ, जिसके कारण अब ग्राम और नगरों के बीच की दूरी कम होती गई। अब ऐसा नहीं है कि कोई ग्राम बहुत दूर है हमारे लिए या बहुत दूर की कौड़ी है, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन भी प्रारंभ होना शुरू हो गया। अच्छा, जब अंग्रेज आए, अब यहाँ पर कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट होती है। जब अंग्रेज आए, जब ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से हम इन पर शासन करें और कैसे हम इनके बारे में पता लगाएं, है ना। तो उन्होंने कैसे इसके बारे में पता लगाया, उन्होंने जो यहाँ के जैसे बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे उनसे इस समाज, भाई आप देखते हैं कि एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा पर अध्ययन किया, एस सी दुबे ने शमीर पेट पर अध्ययन किया, बी आर चौहान ने राणावतों की सदरी पर अध्ययन किया, है ना। और सभी ने मतलब अपने अपने गांवों पर अध्ययन किया, है ना। आंद्रे बेते ने श्रीपुरम गांव पर अध्ययन किया, मैकी मेरियन ने किशनगढ़ी पर अध्ययन किया। आपने सभी तरीके के देखे। तो हमने देखा कि इन्होंने अध्ययन गांव पर क्यों किया, ये तो यहीं के थे इनमें से कई सारे। तो क्यों यहाँ पर किया, क्योंकि अंग्रेज जो थे, जो ये जानना चाहते थे कि इस गांव के बारे में हमें कितना पता चल सकता है, या फिर इस गांव की वास्तविकता क्या है, इस गांव के लोग रहते कैसे हैं, क्योंकि दे आर इंटरेस्टेड इन आवर लाइफ। वो हमारे ग्रामीण जीवन में इंटरेस्टेड थे, उन्हें उन्हें पता लगाना था कि हम लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए वो लोग धीरे धीरे यहाँ पर स्टडी किए और धीरे धीरे ग्रामीण सोशियोलॉजी यहाँ भी शुरू हो गई, या फिर रूरल सोशियोलॉजी। तो एक समय तो ऐसा था कि आज भी, और एक समय के आज भी आप पढ़ेंगे कि ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है, कृषि। क्योंकि भाई भारत क्या है, लेक्चर के शुरू में ही बोला था, ये कृषि प्रधान देश है ना। कृषि। हाँ, तो जी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो जब कृषि प्रधान देश है तो इसका मतलब हमने जरूरत से ज्यादा जोर किस चीज पर दे दिया, कृषि पर। और जब हमने जरूरत से ज्यादा जोर कृषि पर दे दिया कि भाई, और किस चीज पर दिया कि परंपराएं हैं, थोड़ा सा पिछड़ापन है, तो जो भारत के गांव थे वो थोड़ा सा देशज माने जाने लगे, मतलब देसी टाइप के माने जाने लगे, है ना। और इसे कुल मिला के एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जाने लगा जहां लोग रहते थे, लेकिन इसका ऐसा स्वरूप था, लोग रहते थे जहां पर जो परंपराएं थी वो अपने बुनियादी स्वरूप में थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जहां गांव, भारतीय ग्राम को एक ऐसे परिवेश के रूप में देखा जाने लगा जहां भारतीय परंपराएं या भारतीय मूल्य अपने बुनियादी रूप में प्रदर्शित होते थे। ये आंद्रे बेते कहते हैं, है ना। आंद्रे बेते एक बड़े समाजशास्त्री हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं था कि बाहर जो कंट्रीज में जो परिवर्तन आया उसमें हमने आज कुछ। क्या बताया हाँ जी। सर, जिन्होंने आकाश क्लास और पार के बारे में बताया वेरी ना। गुड, हाँ। आंध्र बेते। कौन जी से सर। मॉडल को फॉलो करते हैं ये? क्योंकि जी सर। आंद्रे बेते किस मॉडल को फॉलो करते हैं कास्ट क्लास एंड पावर में? वेबेरियन मॉडल किस को। मॉडल को? वेबेरियन मॉडल को मैक्स वेबर से जी हाँ प्रभावित है। जी, वेबेरियन अप्रोच है इनका। याद आया, क्योंकि जी जिस जी। तरीके से मैक्स वेबर ने क्लास, स्टेटस और जी पार्टी जी। बताया था, उसी तरह से आंद्रे बेते ने कास्ट, क्लास एंड पावर बताया था। जी जी। अच्छा, तो भाई आंद्रे बेते जी। की आंद्रे बेते ने कहा कि भाई जब हम गांव की बात करेंगे तो गांव कुल मिला के सीधी सीधी परिभाषा सुनो भाई, ये होगी कि जो गांव होगा उनका जीवन जीने का एक तरीका होगा जो कि हमेशा, जहां पर परंपराएं या फिर जहां की संरचना अपने बुनियादी रूप में होगी अभी भी। अच्छा, तो जब अंग्रेज आते हैं और औपनिवेशिक शासन के दौरान हम देखते हैं कि गांव जो थे वो काफी सेंटर में आ गए। आप पुरानी फिल्में देखिए, मदर इंडिया देखिए, नदिया के पार एक मूवी है वो देखिए, तो उसमें क्या है, गांवों पर बहुत ज्यादा जोर दे दिया गया। वो सारी मूवीज कहाँ बन रही हैं, गांव के इर्द गिर्द बन रही हैं, है ना। खेती दिखाई जा रही है उसमें, किसानी दिखाई जा रही है कि किस तरह से किसान हल चला रहा है, किस तरीके से किसानी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। तो ये हुआ कि गांव जो थे वो प्रमुखता से देखे जाने लगे, गांव पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। और इसीलिए भारतीय गांवों को लघु गणतंत्र कह दिया गया कि भाई वो लिटिल रिपब्लिक है। लिटिल रिपब्लिक किस लिए है, क्योंकि गांव जो है वो अपनी जरूरतें सारी अपने अंदर ही पूरी कर लेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। गांव की जितनी भी जरूरतें हैं वो गांव के अंदर ही पूरी हो जाएंगी, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। भाई क्या ऐसा होता था कि गांव में कोई व्यक्ति बेरोजगार था? नहीं था, कोई ना कोई काम तो कर ही रहे थे। नहीं नहीं कुछ कर रहा है तो जाओ सब ये 4 भैंसें पाल ली, भैंस का काम कर रहे हैं। नहीं ज्यादा था तो कुछ काम सीख लिया, गांव में छोटी मोटी परचून की दुकान रख ली।
नहीं कुछ किया तो 4 बच्चे बैठ के गांव में पढ़ा दिए गए थोड़ा बहुत। तो कहने का मतलब बेरोजगारी वाली समस्या जो शहरों में देखने को मिलती है वो गांवों में नहीं थी। या हम सिंपल सिंपल बात करें, जो भी समस्याएं थी वो तो गांवों में तो कोई समस्या थी ही नहीं। क्या बेरोजगारी गांव में थी? नहीं थी, हर आदमी खा पी रहा था। क्या प्रदूषण गांव में था? नहीं था, गांव में तो बहुत हरियाली थी। क्या मिलावट गांव में थी? नहीं थी। तो कहने का मतलब गांव जो थे वो अपने बुनियादी स्वरूप में थे, बुनियादी स्ट्रक्चर में थे। जैसे जैसे अर्बनिज्म आया वैसे वैसे समस्याएं पनपने लगी। तो इसीलिए कहा गया, इसीलिए जो है भारतीय गांवों को गांव को जो है गणराज्य कह दिया गया या लिटिल रिपब्लिक कह दिया गया। तो चार्ल्स मेट ये जो कहा था लिटिल रिपब्लिक, ये चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था, इसे नोट कर लेंगे कहीं पर। चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था लिटिल रिपब्लिक, इंडियन विलेजेस आर लिटिल रिपब्लिक। भारतीय ग्राम लघु गणतंत्र हैं। लघु गणतंत्र मतलब छोटे छोटे। उन्होंने कहा कि वो छोटे, आप जिन्हें छोटा समाज कह रहे हैं, वास्तव में तो वो पूरा देश है, खुद का एक देश है। और खुद का देश क्यों है भाई? उनकी अपनी पंचायत हो रही है, उनकी अपनी काम करने के तरीके हैं, उनकी अपनी लाइफस्टाइल है, उनकी अपनी वेशभूषा है, अपने अपने तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी बोली है, और देश में क्या ही चाहिए। तो क्या हुआ, मेटकॉफ कहते हैं कि भारत के गांव समुदाय जो है वो छोटे गणराज्य थे। उनके पास अपनी आवश्यकता थी, और अपनी आवश्यकता की तकरीबन सभी वस्तुएं भी थी। और वे बहुत ज़्यादा बाहर से मतलब नहीं रखते थे, विदेश मामलों में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। ऐसा होता था कि जब कुछ नहीं बचेगा तब भी गांव तो बचे ही जाएंगे। और गांव वंश दर वंश बढ़ते चले गए, क्रांति दर क्रांति होती रही गई, लेकिन समुदाय ज्यों के त्यों बने रहे। समुदाय में कोई परिवर्तन नहीं आया, ग्रामीण समुदाय नहीं गए कहीं। क्रांति आती गई, समाज बदलता गया, लेकिन समुदाय वैसे के वैसे ही बने रहे। अच्छा भाई, तो जब हमने देखा कि शासन के दौरान या फिर ये जो लिटिल रिपब्लिक वाला मामला चला, तो हमने देखा कि एक और विशेषता निकल करके हमारे गांव ग्रामीण समाजों में आती है कि जो भाई सेल्फ सफिशिएंट थे ही, भारतीय ग्राम आत्मनिर्भर तो थे ही, कि भाई अपना काम खुद कर रहे थे। सारा काम, लोहार का काम हो, लकड़ी का काम हो, खाना बनाने का काम हो, पीने का काम हो, कुछ खरीदने का काम हो, पढ़ने पढ़ाने का काम हो, सारा काम छोटा मोटा, कोई बीमार हुआ तो भी गांव में ही देख लिया जाएगा। मतलब किसी काम के लिए वो लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, वो सारा काम घर में ही हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा कि इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो तो आत्मनिर्भर थी, लेकिन साथ ही साथ इसकी जो सोसाइटी थी वो थोड़ी सी पैट्रियार्कल टाइप की थी। अब ये नया ट्विस्ट आता है, थोड़ा सा पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती थी यहाँ पर। पितृसत्तात्मक मतलब क्या होता है? जहां पर पावर जो होगी वो पिता के हाथों में होगी, ठीक है ना। पितृसत्तात्मक क्या होगा? पावर जो होगी वो पूरी तरीके से पिता के हाथों में होगी। या घर के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा? मेल को होगा, क्योंकि मेल डोमिनेंसी चलती है भाई भारतीय समाजों में। तो ये हुआ कि, और यहाँ तक कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ भारतीयों ने नहीं, कार्ल मार्क्स हो, हेनरी मेन हो, रॉबर्ट रेडफील्ड हो, शेनिन हो, सभी ने क्या किया? सभी ने भारतीय ग्रामीण में बड़ा इंटरेस्ट लिया, भारतीय गांवों में, है ना। और क्यों इंटरेस्ट लिया भाई? क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए, पढ़ने के लिए काफी कुछ था। तो हमने देखा कि धीरे 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 ग्रामीण सोशियोलॉजी या फिर रूरल सोशियोलॉजी तो हमारे सामने निकल करके आ ही गया था। फिर धीरे धीरे इसी का भाई एंथ्रोपोलॉजी में भी स्टडीज की प्रारंभ हो गई। कई सारी चीज़ों को हम लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करने लगे। फिर चाहे वो हमारा जजमानी सिस्टम हो, फिर चाहे वो हमारा कास्ट सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, फिर धीरे धीरे हमने क्या किया? हमने उसको जो है पूरी तरीके से अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? ये था पूरा इमरजेंस हमारा रूरल सोशियोलॉजी का और बेसिक फीचर्स ऑफ द रूरल सोसाइटी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जी पूछो। सर। यहाँ तक जो कुछ भी ना समझ में आया तुरंत पूछ लेना। अच्छा, सर आ गया समझ में। ठीक है। अब जी कुछ 4-5 विशेषताएं और देख लेते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? नो सर, बिल्कुल नहीं। तो अब विशेषताएं देख लेते हैं, कुछ विशेषताएं और देखेंगे, उसके बाद फिर जो है हम लोग देखते हैं क्या करना है।
पहला तो हो गया समुदाय का छोटा आकार, पढ़ तो चुके हैं, बस एक बार हेडिंग सुन लेते हैं। समुदाय का छोटा आकार, समुदाय का छोटा आकार कैसे होगा? जैसे बताया कि भाई बहुत बड़ा नहीं था, छोटे छोटे गांव होते थे, और इसीलिए रॉबर्ट रेडफील्ड क्या कहते हैं गांवों को? लिटिल कम्युनिटी। ये भी टर्म नोट कर लेंगे, पूछा जा सकता है। भारतीय ग्रामों को क्या कहते हैं? लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय। ठीक है ना, लिटिल कम्युनिटी पाई जाती है यहाँ पर। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है कि एग्रीकल्चर जो है उनका मेन ऑक्यूपेशन होगा। 70% जनसंख्या कम से कम वहाँ की कृषि पर निर्भर होनी चाहिए। सब टोटल नहीं, 70%। और यहाँ पर अब यहाँ पर दो एक चीज आ जाती है कि और भी काम करेंगे, गांव में करेंगे, या फिर उनके परिवार वाले भी गांव में ही काम कर रहे हैं और वो भी गांव में ही काम कर रहे हैं। 70% जनसंख्या एटलीस्ट उनकी वहां पर काम कर रही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या हुई? सॉरी, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि इनके संबंध जो थे बहुत ज्यादा सुदृढ़ थे, संबंधों में बहुत ज्यादा चेतना थी, संबंधों में बहुत ज्यादा गाढ़ापन था, बहुत ज्यादा सांद्र थे इनके संबंध। और क्यों क्यों जो ऐसे थे? क्योंकि भाई ये सब आपस में रिले बहुत ज्यादा छोटा समुदाय होने के कारण सभी एक दूसरे को पर्सनली जानते थे। 3 घर छोड़ के कौन रहता है, 10 घर छोड़ के कौन रहता है, गांव के छोर पे कौन रहता है, ये सभी ने पता था। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, लघु परंपराएं। ये पॉइंट रह गया था, लघु परंपराओं की प्रधानता। लघु परंपराएं क्या होती हैं? या लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये अगर लिटिल ट्रेडिशन, रॉबर्ट एटफील्ड ने दिया लिटिल और ग्रेट हाँ एडिशन का। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रेट दिया है। एडिशन। एक सेकंड रुकिए। जी। हेलो हेलो हेलो, अरे यार हमको भी लगेगा टाइम, अभी तुम घर पे हम क्लास ही पढ़ा रहे हैं अभी। हाँ, तुम जाओगे नहीं क्या फिर? अच्छा, तो तुम्हें करनी हो ज्वाइन कर लो क्लास। अच्छा चलो रहने दो। अरे नहीं रहने दो, बहुत सारी लड़कियां उसमें। अरे नहीं तुम रहने दो। नहीं छोड़ो, तुम रहने दो। अरे बस खत्म ही होने वाली, 10-15 मिनट और बची है। अब क्या, पहले पहले ध्यान होता तो भाई। हाँ जी, तो जो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया हमारा? लिटिल ट्रेडिशन, लघु परंपराएं होंगी। अब लघु परंपराएं क्या होती हैं? लघु परंपराएं ये होती हैं जो स्थानीय देवी देवता को मानती हैं, या जिनके अपने कुछ रीति रिवाज थे भैया, वो कुछ भी अपने आप करने लगे। वो फलानी कुल देवी है, वो फलाने बाबा हैं, उस पेड़ पे वो पूजा होती है, उस पत्थर की वहां पूजा होती है। ये सब क्या हो गए? ये लघु परंपराएं हो गई, लिटिल ट्रेडिशंस हो गए। हालांकि और लिटिल ट्रेडिशंस के साथ एक बात और है कि इनका धर्म ग्रंथों से कोई विशेष संबंध लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत ज्यादा कहीं प्रमाणिक पूजा कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी करने लगे वो लिटिल ट्रेडिशन बन गए। दूसरी तरफ ग्रेट ट्रेडिशन सर होती है। लेकिन हमने एक जगह पढ़ा था, उसमें लिखा था। हम्म, जी हाँ 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 हाँ। सर, हमने एक जगह पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि उनको इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि जो उन्होंने पढ़ा होता है वो उसको हटाते नहीं है। हाँ, वो जैसा है उसको एज इट इज रहते हैं, रहने देते। नहीं जैसा है वो तो ठीक है, लेकिन मतलब यूनिटी में। यूनिटी में वो जैसा कर रहे थे वैसा करते चले आ रहे हैं। उन्हें उनके पीछे का मतलब नहीं पता है कुछ। बस वो चूंकि उनकी सासू माता करती थी इसीलिए वो भी करने लगी। और उनसे पूछा भाई आप क्यों करती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो बस चलता चला आ रहा है। मतलब लघु परंपरा क्या होगा? एक छोटे से क्षेत्र में पाई जाएगी और वास्तविक अर्थ से उसका कोई लेना देना नहीं, कि भाई इसका मतलब क्या है उन्हें पता ही नहीं है। जैसे कि भाई सकट की पूजा भी कल हुई, कल परसों थी, है ना? तो पता नहीं किसी का कोई जान भी पा रहा है कि नहीं। वो एक पूजा नहीं थी जो जिसमें लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो है ना? जी 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 तो अब कहने का मतलब वो परंपरा जी। कहीं पर बहुत ज्यादा लिखी मिलती है क्या? हमने तो नहीं पढ़ी, लेकिन अब चल रही है चूंकि, तो चल रही है। या कई सारे ऐसे नो देवी सर। देवता, स्थानीय देवी देवता प्रकट हो जाते हैं अचानक से और लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी
छोटी छोटी परंपराएं, हर गांव की अलग परंपरा। जैसे एक कहावत कही जाती है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी। मतलब हर 3 किलोमीटर चलने के बाद जो है पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, और हर 12 किलोमीटर चलने के बाद लैंग्वेज बदल जाती है। ये हालांकि अब के लिए थोड़े ना कहा गया, अब तो पता चला 12 किलोमीटर निकले, अपने कॉलेज से निकले, बस यहाँ बाहर तक आए ही थे कि 12 किलोमीटर हो गए। भाई अब 12 किलोमीटर आज के लिए कोई बहुत बड़ी डिस्टेंस थोड़े ना है, 2 मिनट लगता है 12 किलोमीटर जाने में। तो लेकिन पहले के लिए बहुत ज्यादा बड़ी चीज थी, तो इसीलिए कहते थे कोस कोस पर पानी बदल जाता है और चार कोस पर बानी बदल जाती है। तो लिटिल ट्रेडिशन क्या थे, जब छोटी छोटी परंपराएं, कई सारी कहानियों के माध्यम से कि भाई क्या हुआ, वो मम्मी बैठेंगी, फिर मम्मी कहानी सुनाएंगी, फिर वो होगा, फिर वो हो गया, फिर जैसे उनके साथ हुआ वैसे सबके साथ है ना। ये एक बहुत ही प्रचलित चीज चलती है। जितनी भी लोक कथाएं होती हैं, जितनी भी लिटिल ट्रेडिशंस होती हैं, जो भी पूजा होती है, वो ज्यादा नहीं देखने को मिल रही है कहीं पर, लेकिन बस क्यों कहाँ देखने को मिल रही है, नहीं हमारे गाँव में होती थी ना भैया, तो हम भी कर रहे हैं, बस इसलिए। अच्छा, तो ये होती है हमारी लिटिल ट्रेडिशन। तो जो गांव होते हैं, जो ग्रामीण समाज होते हैं, वो ज्यादातर लिटिल ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। फिर क्या आ जाता है, और पांचवा पॉइंट क्या आ जाता है, होमोजेनिटी, यानी कि समरूपता। समरूपता का मतलब होता है कि पूरी तरीके से वहां के जितने भी लोग होंगे वो लगभग लगभग एक जैसे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहां का गांव का कोई एक आदमी है, वो तो एकदम एप्पल का आईफोन रख रहा है, और एक आदमी है जिसके पास खाने को भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लगभग लगभग सबका जीवन समान ही होता है, लगभग लगभग। मतलब चाहे व्यवहार हो, बोलने का तरीका हो, विचार करने के तरीके हो, वेशभूषा हो, उत्सवों को मनाने का तरीका हो, लगभग लगभग सेम ही होता है। अच्छा, और बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जटिल। आप गांव वालों से बात करेंगे, आपको लगेगा अरे यार ये तो कितना सीधा आदमी है ना। हालांकि अब ऐसा नहीं रह गया है, अब कई गांव वाले भी बड़े चतुर होने लगे हैं, क्योंकि नगरीकरण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, नगरीय अंतरक्रिया बढ़ रही है। तो ये हमने देखा कि होमोजेनिटी आ जाएगी, जीवन में समरूपता है, लगभग लगभग लोग एक जैसे ही तरीके से जी रहे हैं। अच्छा, और एक चीज आ जाती है प्राथमिक नियंत्रण, यानी कि प्राइमरी कंट्रोल। प्राइमरी कंट्रोल का मतलब क्या है कि गांव में ऐसा नहीं है कि कोई छोटी छोटी बातों पर कोर्ट चला जाता है, या सुप्रीम कोर्ट सीधा इलाहाबाद चला गया, दिल्ली चला गया, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी गांव का जो मसले हैं वो कहाँ निपटेंगे, पंचायत में निपट जाएंगे, अरे चलो ठीक है, गांव की बात बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि वो लोग अपने उन्होंने ग्रामीण समाजों में ही खुद से अपना वो कर लिया है ना। हालांकि गांव समाजों में तो इतना माना जाता है कि अगर किसी को देख करके आपने हंस दिया, या उसकी उपेक्षा कर दी, उसकी अवहेलना कर दी, है ना, तभी भी ये बहुत बड़ा, बस मान के चले कोई व्यक्ति, किसी ने कुछ अपराध किया है, वो जहां से निकल रहा है, लोग उसको देख देख के हंस रहे हैं, उसके लिए तो यही सबसे बड़ा दंड है। लेकिन शहरों में कोई हंसे, कोई रोए, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो प्राथमिक नियंत्रण वहां पर बहुत ज्यादा है। और प्राथमिक नियंत्रण के साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखेंगे, प्राथमिक नियंत्रण के साथ ही साथ वो लोग नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, कि भाई इन्हें कुछ दिन के लिए गांव के छोर पे बसा दो, इनका हुक्का पानी बंद कर दो, इनको जो है इनसे कोई बात नहीं करेगा, तो इस तरह की सजाएं देते हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें 15 साल की उम्र कैद दे दो, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि प्राथमिक नियंत्रण पाया जाएगा। और इसी तरह के कई सारे और विशेषताएं, जैसे गतिशीलता इतनी ज्यादा नहीं होती है, कि भाई यहाँ वहां पर इतना ज्यादा मोबिलिटी नहीं है। बाप क्या करते थे, पापा किसानी करते थे, अच्छा तुम क्या करोगे, किसानी करेंगे और क्या करेंगे। तो कहने का मतलब वहां पर इतनी ज्यादा मोबिलिटी हमें शहरों की तरह देखने को नहीं मिलती है। वहां पर जो पिताजी कर रहे थे, बेटा भी थोड़ा बहुत करेगा वैसा ही कुछ, और तो ज्यादा कुछ होगा, थोड़ा बहुत उसी बिजनेस को बढ़ा लेगा, मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत ज्यादा मोबिलिटी नहीं आएगी, है ना। इसीलिए सोरोकिन कहते हैं कि जो ग्रामीण समाज है, जो रूरल सोसाइटीज होती हैं, वो एक शांत घड़े की तरह होता है। शांत घड़ा क्या होता है, इसको बस शांत घड़े में पानी भर के रख दो, बस रखा रहता है, वो चेंज नहीं, हिलता डुलता नहीं ज्यादा। जबकि शहरों में क्या होता है, जो वो पानी बराबर हिलता रहता है, मतलब मोबिलिटी होती रहती है। अच्छा, और एक पॉइंट आ जाता है आपका परंपराएं। परंपराएं बहुत ज्यादा होती हैं, और चाहे वो सामूहिकता हो, चाहे परंपरावादिता हो, है ना, चाहे वो सरलता हो, इन सारी चीजों को मिला करके ही जो समाज का निर्माण होता है उसे हम ग्रामीण समाज कहते हैं। ठीक है। हालांकि समाज बदलने के साथ ही साथ ग्रामीण समाजों में अनेक परिवर्तन आए, फिर चाहे वो उनकी आर्थिक संरचना में आए हों, चाहे वो उनके राजनीतिक जीवन में आए हों, जैसे हमने बताया वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो उनकी कल्चरल स्ट्रक्चर में आए हों, तो या चाहे ग्रामीण, यहाँ तक कि ग्रामीण सामाजिक संरचना में तो इतने परिवर्तन आए हैं कि कुछ जिसको तो बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आए। जैसे कि आंद्रे बित्तेई की ही एक बुक है, स्टडीज इन एग्रीगेरियन सोशल स्ट्रक्चर। तो उन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से
राजनीतिक शक्तियां आ जाने से, किस तरीके से नए नए परिवर्तन आने से किस तरीके से जो ग्रामीण समाज थे वो बदल रहे हैं, किस तरीके से अब उसमें उसमें जाति संबंधी रूढ़िवादिता, है ना, जैसे पहले था कि भाई एंडोगेमी ही होगी, जाति संबंधी कट्टरता बहुत ज्यादा कम हो गई है, बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं, एक राजनीतिक शक्ति ज्यादा बढ़ती जा रही है, गांवों में भी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होने लगी है। तो धीरे धीरे क्या हुआ है, गांवों में भी परिवर्तन आने लगे हैं। अब वहां के लोग सिर्फ कृषि पर ही डिपेंड नहीं है, बल्कि और भी कई सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक फीचर्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, इमरजेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी एंड रीसेंट ट्रेंड्स इन रूरल सोशियोलॉजी, इतना हो गया है आपका। मैम जी सर। मैम और कंटिन्यू करना है क्या अभी? तुम लोगों को टेलीग्राम का लिंक तुम लोगों के पास है कि नहीं? मतलब टेलीग्राम वगैरह कोई यूज करता है नो क्या? सर। तो कोई टेलीग्राम पर क्यों नहीं ज्वाइन हुआ? उसपे तो काफी कुछ जी मैटर पड़ा हुआ है, उसपे जो है ज्वाइन हो जाओ। ऑल अबाउट सोशियोलॉजी नाम से सर टेलीग्राम, ऑल अबाउट लिंक सोशियोलॉजी नाम से टेलीग्राम पर सर्च करो, मिल जाएगा, एक ही बार में मिल जाएगा, हम उसी पर मिल जाएंगे। बस जरूरत है उसे ढूंढने की। सर्च पर जाएंगे, ऑल अबाउट जी सर सोशियोलॉजी, ठीक है। ऑल अबाउट सोशियोलॉजी जी सर टाइप ठीक। करेंगे और उसे सर्च करेंगे, उसमें काफी कुछ मैटर पड़ा हुआ है, इसलिए आपकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। जी सर तो ठीक है सर। मेरी समझ से आज के लिए इतना काफी है। एक सेकेंड रुकिए आप लोग, जरा हम एक सेकंड रुको, जरा हम एक मिनट मैम से बात कर लेते हैं। तब तक तुम लोग सोच लो कि क्या पूछना है। मम्मी ये रुखसार सिद्दीकी अब आई हैं, अब तो क्लास खत्म हो गई है रुखसार। अभी तक कहाँ थे आप लोग? अब तो क्लास भी एंड हो गई है। चलो खैर कोई बात नहीं, जो इन लोगों ने लिखा है वो इनसे ले लेना। और ये देखो, तो ठीक है, जब तुम लोगों का अगर और थोड़ा सा कुछ कुछ कंफ्यूजन हो तो मैम को बता देना, हम लोग फिर सेम लिंक से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? बस टाइम एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है ना? जी सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर।